अच्छा बताइए, रैपर बादशाह का असली नाम क्या है? आप कहेंगे मैम ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो? मैं नहीं पूछ रही हूँ, एसएससी ने एक बार पूछा था। तो बादशाह का असली नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। आजकल चर्चाओं में है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, है ना। इनके द्वारा एक अभी गाना रिलीज किया गया जिसके पीछे सारी की सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने जो है समन किया हुआ है। बेसिकली सरकार इनको ढूंढ रही है। दूसरी तरफ हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी एक रैपर है जो कि आजकल चर्चाओं में है, लेकिन अलग वजहों से। तो नेपाल में अभी प्रधानमंत्री इलेक्शन, मतलब यहाँ पे जो इलेक्शन हुए थे वहां पे आरएसपी पार्टी जो कि है बलेन शाह की, जो कि पहले रैपर हुआ करते थे, ठीक है, उनकी पार्टी ने चुनाव जीत लिया है और अब एक रैपर नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आज के सेशन में इसी खबर को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से टेक का नॉन टेक यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपकी प्रीति मैम और स्टार्ट करते हैं आज की खबरों को पढ़ना। आज के इतिहास में भी ऐसी कोई खबर नहीं मिली मुझे जो कि मैं आपको बता सकूं, है ना, आपके साथ में शेयर कर सकूं। तो चलिए रिवीजन से ही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बचे आपका, हमने पढ़ा था कल, कर्नाटका दक्षिण भारत का एक राज्य जिसने एक ग्लोबल इनिशिएटिव को अपने यहाँ पर लागू करने का प्रस्ताव दिया है। तो बेसिकली इनिशिएटिव ये है कि जो 16 साल से कम के बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया को बैन कर दिया जाए। अच्छा, ठीक कर्नाटका के बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी यही प्रस्ताव जो है आपका पेश किया है। ठीक है, याद रखो, कर्नाटका पहला स्टेट है, कर्नाटका के बाद में जो है आपका आंध्रा। ठीक है, और दुनिया में सबसे पहला देश कौन सा था जिसने ये काम किया है? ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बारबी ड्रीम टीम 2026 का अनाउंसमेंट किया गया और इस टीम में जो है आपका स्मृति मंदाना जो कि भारतीय क्रिकेटर हैं उनको शामिल किया गया। इस टीम में शामिल होने वाली ये पहली क्रिकेटर बनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमने पढ़ा था हेक्सागोन गठबंधन जिसका अभी सिर्फ प्रपोजल आया है। तो इसमें भारत को सेंटर के रूप में जो है आपका स्थापित किया गया है। उसके अलावा इजराइल है, ग्रीस है, साइप्रस है, ये भी जो है इसके मेंबर होने हैं। अभी ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट होगा तब इसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि भारत ने विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित रोड साइकिलिंग लीग का शुभारंभ किया है। अभी नहीं होने वाला है, इस साल के अंत में यानी कि नवंबर के महीने में होगा। बस इतना याद रखना कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्रेंचाइजी बेस्ड रोड साइकिलिंग लीग किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंडिया के द्वारा। उसके बाद इंडिया में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ यानी कि लाइट हाउस बनाया गया है। कहां पर? असम में। कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पे। उसके बाद हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश सरकार, यहाँ पे जो सीएम है अभी वर्तमान में चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा है कि हमारे स्टेट में अगर जो प्रजनन दर देखी जाए, फर्टिलिटी रेट देखी जाए, तो पहले बच्चे आपका ये 3.0 थी, वर्तमान में आपका 1.5 हो गई है, मतलब कि कम हो गई है। तो इस गिरती प्रजनन दर को संभालने के लिए इन्होंने कहा है कि हम एक पॉलिसी लेकर के आएंगे, इसका नाम है ड्राफ्ट पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी। ठीक है, तो पॉपुलेशन मैनेजमेंट पॉलिसी, पॉपुलेशन को मैनेज किया जाएगा। ठीक है, इतनी खबरें हमने कल पढ़ी थी। अब स्टार्ट करते हैं आज एक रैपर से। ठीक है, बलेन शाह। आप लोग अगर रैप सुनते हैं तो खैर अभी तो हमारे देश में ही बहुत सारे हैं तो पड़ोस में जाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी, लेकिन आज पढ़ लो क्योंकि अभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है, देखो बच्चे, वैसे अगर आप इनका यूट्यूब चैनल वगैरह देखोगे तो वहां पे बालिन लिखा हुआ है, लेकिन अभी जो है इनका जो एक्चुअल नेम है ना वो है आपका बालिंद्र शाह। ठीक है, तो पूर्व रैपर और काठमांडू की मेयर भी है ये। कहाँ के? काठमांडू के मेयर हैं। तो यहाँ पे जो अभी रिसेंट आम चुनाव हुए वहां पे इन्होंने जो है केपी शर्मा ओली जो कि यहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको चुनाव में हरा दिया और अब जो है ये पूरी तरीके से तैयार है नेपाल के अगले पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बन गए हैं नेपाल के। ठीक है, झापा सीट से इन्होंने केपी शर्मा ओली को हराया और इतिहास रच दिया। ठीक है, इतना याद रखना। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ प्रधानमंत्री का पद ही नहीं, प्रधानमंत्री के बाद जो उप प्रधानमंत्री का पद होता है वो भी चर्चाओं में है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था आपका किसे? पहली महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी वो थी आपकी सुशीला कार्की, है ना। इनसे पहले जो है आपके सुशीला कार्की जो है आपकी यहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री बनी थी, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद में जो है इन्होंने जीत हासिल की और ये जो है आपके नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उसके अलावा इनके बारे में जो खास बात है, एक तो बच्चे इनकी उम्र बहुत कम है, 35 साल के हैं। 35 साल की उम्र में ये नेपाल के इतिहास में सबसे युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है, और इनकी जो पार्टी है वो है आपकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, आरएसपी, है ना। तो इन्होंने जो इलेक्शन जीता है वो बेसिकली आरएसपी ने जो है इलेक्शन जीता है। ठीक है, इतना याद रखना है इनके बारे में, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इस पूरे वर्ल्ड सिनारियो में, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जो है
अभी 6 महीने के भीतर भीतर जो हम 2 रैपर को देख रहे हैं जो कि पॉलिटिक्स में आए हैं। एक तो आपके बालिन शाह हो गए, इससे पहले अगर आपको याद हो न्यूयॉर्क सिटी में जो है मेयर के इलेक्शन हुए थे और वहां पे घर घर जा करके जो है आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो है कैंपेनिंग करके एक रैपर जो है आपके जीत गए थे चुनाव। आप लोग को याद होगा ममदानी का नाम, जहरान ममदानी, है ना, वो जो है आपके मेयर के पहले एशियन और पहले मुस्लिम, न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और पहले एशियन मेयर बने थे, है ना। तो उनका नाम भी याद रखना, ज़ोहरान ममदानी का। और उसके बाद में जो है आपके बलिन शाह हैं। तो दोनों की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो है आपका रैपर वाला, है ना। और अपने बादशाह की भी जो पृष्ठभूमि है वो है रैपर वाली, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए आपको बता रही हूँ। जो जो रैपर आपके चर्चाओं में है जिस वजह से, वो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अगला बच्चे स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने 2 लाख रुपए तक के फसली कर्ज माफ करने के लिए पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना शुरू की है, जो कि 30 दिसंबर 2025 तक के लिए लिए गए ऋणों को कवर करेगी। अब हमारे देश में जो है आपका किसान ऋण लेते हैं, अब आप सभी को मालूम होगा ऋण पूरा ना करने की उसमें जो है आपका बहुत सारे किसान आत्महत्या भी कर लेते हैं, जो अपने आप में जो है आपका जब बचे आपका मृत्यु का, है ना, जो किसान की जो आत्महत्याएं होती है, इसका आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। और उस आत्महत्या के मामले में मतलब जो किसान है जो कि अपना ऋण चुका नहीं पाते हैं, उसकी वजह से जो सुसाइड होती है, उन सुसाइडल डेथ में जो है आपका महाराष्ट्र हमेशा ही पहले नंबर पर रहता है ना। तो महाराष्ट्र सरकार जो है आपका पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज माफी योजना लेकर के आ रहा है। जिन किसानों ने 30 सितंबर 2025 तक जो ऋण लिए थे, जो उन्होंने लोन लिया था, उसको माफ करने के लिए है। अच्छा, इस योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख तक के फसल ऋण पर माफी मिलेगी। इसके अलावा सरकार उन किसानों को 50,000 का प्रोत्साहन देगी जिन्होंने अपने ऋण समय पर चुकाए हैं। ठीक है, तो देखो जिन्होंने ऋण चुका दिया उनको तो दिए जाएंगे 50,000, जिन्होंने नहीं चुकाया उनका 2 लाख तक का जो ऋण है, जो लोन है, उसको माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये योजना आपको याद रखनी है कहाँ पे किसके द्वारा लाई गई है। तो ये बच्चे आपके लेकर के आई है महाराष्ट्र की सरकार। अगले जो है आपको एक स्पोर्ट्स पर्सन का नाम याद रखना है, ये भी महाराष्ट्र की है, नागपुर की है। इनका नाम है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा 50 मीटर की दूरी तक ढलान वाले पुल के नीचे से स्केटिंग करते हुए सबसे कम समय में जो है इन्होंने उपलब्धि दर्ज की है। सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा ने उतरते हुए खंभों के नीचे 50 मीटर की दूरी तक लिम्बो स्केटिंग करते हुए लगभग 7 सेकंड के, है ना, 7 सेकंड में जो है इन्होंने दूरी तय की। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड आप देख, ये जो टाइम मैं आपको बता रही हूँ ना, ये टाइम बच्चे आपका मतलब वो टाइम है जो कि आज मतलब अभी तक इतनी दूरी पे जो है आपका सबसे कम समय में इतनी दूरी कवर की गई है। तो अपने आप में जो है आपका ये रिकॉर्ड है। तो थोड़ा सा नाम याद रखना, सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा नाम है इनका। और ये जो है आपकी स्केटिंग की खिलाड़ी है। ठीक है, याद रखना, स्केटिंग कहाँ की है, महाराष्ट्र की है। ठीक है, अगला है बच्चे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट। इसका शीर्षक इस बार रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय हथियार हस्तांतरण में रुझान 2025। ठीक है, 2025 में किस देश ने ज्यादा हथियार खरीदे हैं, कहाँ से हथियार खरीदे हैं। अब आपको पता है कि वॉर लाइक सिचुएशन तो बनी हुई है, कभी भी कोई भी जो है किसी पे बम फेंक दे रहा है। तो इस स्थिति में जो है आपका जिनके पास में पैसा है वो कोशिश करेंगे कि अपने पास में प्रॉपर हथियार हो, अगर कभी हमारी बारी आए लड़ने की तो हम बिल्कुल तैयार हो, है ना। तो अभी जो है आपका ये सिनारियो के कारण बहुत सारी कंट्रीज में जो है बच्चे आपका आयात निर्यात, है ना, जो बेचते हैं उन्होंने पैसा कमाया, जो खरीदते हैं उन्होंने हथियार कमाए। तो ये सारा का सारा जो है ट्रांसफर आपका पिछले साल बहुत ज्यादा देखने को मिला। तो 2025 के ही पे ही जो है आपका ये बेस्ड एक रिपोर्ट आई है, सिप्री के द्वारा इसे रिलीज किया गया है। और उन्होंने बताया है कि भारत दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है। मतलब कि दुनिया भर में वो कंट्रीज जो कि हथियार खरीद रहे हैं उसके मामले में इंडिया जो है आपका दूसरे नंबर पर है। ठीक है, एक तो बच्चे ये है आपका एग्जाम वाला पॉइंट। 2021-2025 के 5 वर्षीय ब्लॉक के लिए वैश्विक हथियार आयात का लगभग 8.3% है। मतलब कि 100% अगर आयात जो हथियार हो रहे हैं उसमें से 8.3% हथियारों का आयात कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपका योगदान है बच्चे, टोटल खरीद में जो है इंडिया का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, भारत हथियार आयात 2016 से लेकर के 20 और 2021 से लेकर के 25 के बीच में लगभग 4% से घटा है। और ये आंकड़ा भी तब है जबकि हमने आयात करना कम कर दिया है। लगभग 4% से जो है हमारा आयात क्या हुआ है, कम हुआ है, और हम दूसरे नंबर पर है। ठीक है, अब इसी रिपोर्ट के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें याद रखने हैं। सबसे पहले आपका
2021 से लेकर के 25 की अवधि के लिए भारत के जो प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, यानी कि हम जहां से खरीद रहे हैं, उसमें आपका रसिया आता है, फ्रांस आता है और आपका इजराइल आता है ना। रसिया, फ्रांस और इजराइल, इनसे हमने हथियार खरीदे हैं। रूस शीर्ष आपूर्तिकर्ता बन रहा है, लेकिन इसका हिस्सा घट करके 36% हो गया है। 2015 से 19 में ये 55% हुआ करता था, और 2010 से लेकर के 2014 के टाइम पीरियड पे 72% हुआ करता था। मतलब कि एक समय था जब हम पूरी तरीके से रसिया पे डिपेंड कर रहे थे, ठीक है। और अब जो है धीरे धीरे हमने क्या किया है, अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको हमने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो रसिया के अलावा जो है हम इजराइल से भी खरीद रहे हैं, हम फ्रांस से भी खरीद रहे हैं, ठीक है। ये भी बच्चे आपको याद रखना है। उसके बाद है फ्रांस दूसरे क्रम का आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है, जिसके कुल हथियार निर्यात में से 28% भारत को दिए गए हैं, है ना। तो फ्रांस के लिए भी हम क्या है, एक अच्छा मार्केट है, एक अच्छे खरीदार है। अच्छा, यूक्रेन विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 2021 से लेकर के 2025 के बीच वैश्विक आयात का 9.7% हिस्सा ये इसने जो है आपका खरीदा है, ठीक है। तो हमने लगभग 8% का और इन्होंने जो है आपका 9% का। तो यूक्रेन आपका पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे जो है अपना इंडिया है, ठीक है। याद रखना बच्चे, ये रिपोर्ट के जो आंकड़े होते हैं ना, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अगली जो है आपकी शॉर्ट न्यूज है, भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि IISc बेंगलुरु के द्वारा एक महत्वाकांक्षी मून शॉट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। अब ये मून शॉट प्रोजेक्ट क्या है, क्या मून से रिलेटेड है ना, मून से रिलेटेड है नहीं, ये माइंड से रिलेटेड है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य क्या है, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं के उपचार के लिए ब्रेन प्रोसेसर विकसित करना, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि न्यूरोलॉजिकल, जितने भी आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं उनके लिए जो है आपका दिमाग को एक मतलब को प्रोसेसर, ब्रेन को प्रोसेसर तैयार करना, ठीक है। ब्रेन को प्रोसेसर का मतलब क्या है कि ब्रेन का एक सहयोगी, है ना। हमारे हर इंसान के पास में एक ही दिमाग है ना, एक ही है ना, आपके पास एक ही है सभी के पास में। तो एक एक दिमाग लेकर के हमने जो है जन्म लिया है। अब अगर हमारे इसी दिमाग में कोई दिक्कत आ जाए तो क्या होगा, फिर हम तो काम की नहीं रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ब्रेन को प्रोसेसर, कि जब ब्रेन आपका किसी प्रकार की समस्या उसमें उत्पन्न हो जाए तो उसका काम करने के लिए उसका कोई सहयोगी बनाना, है ना। तो ये जो आपका डेवलपमेंट किया जा रहा है बच्चे, ये बेसिकली हमारे लिए एक दूसरा ब्रेन तैयार किया जा रहा है, ठीक है। तो कौन कर रहा है इसको, IISc बेंगलुरु, आपको याद रखना है। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है मून शॉट। क्या नाम रखा गया है, मून शॉट प्रोजेक्ट, याद रखिएगा। अब आपकी बारी है, आप मुझे बताएंगे बड़े पैमाने पर रिहेबिलिटेशन और रीडेवलपमेंट की कोशिशों के बाद कौन सा शहर भारत का स्लम फ्री शहर बनने की राह पर है। स्लम फ्री स्टेट, वैसे इन्होंने खुद को घोषित भी कर दिया है कि हमारे यहाँ पे स्लम नहीं है ना। अभी जो है आपका 0% स्लम एरिया यहाँ पे बचा हुआ है। तो सूरत है, भुवनेश्वर है, अहमदाबाद है या फिर पुणे है, आपको बताना है कौन सा ऐसा शहर है भारत का जो कि पहला स्लम फ्री शहर बनने जा रहा है, कौन सा है। PDF आपको बच्चे यहाँ पे मिलेगी, आप लोग स्कैन करोगे तो सीधा ग्रुप में पहुंच जाओगे। हर क्लास के बाद में PDF वहां पे आपको मिल जाती है। उसके अलावा क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको, ठीक है। सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है उन सभी लोगों के साथ में जो कि किसी भी टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस चीज के लिए परेशान रहते हैं कि करंट अफेयर कैसे पढ़ा जाए, है ना। तो इससे अच्छा, इससे कम समय दे करके जो है आपका चीज़ों को पढ़ना, और एक बहुत बड़ी समस्या का सॉल्यूशन जो है आपको दिया जा रहा है। जब आपके एग्जाम होते हैं तो एग्जाम होते समय आपको क्या प्रॉब्लम आती है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर पढ़ लो, पिछले 6 महीने का करंट अफेयर पढ़ लो, तो उस समय पढ़ना वो लगभग इम्पॉसिबल होता है। आप अपने स्तर पर कोशिश तो करते हैं, हम भी आपको जो है आपका टॉप 100, टॉप 200, टॉप 300 क्वेश्चन करवा देते हैं, लेकिन आपको भी मालूम होगा बच्चे कि डेली बेसिस पे अगर आपके 5 से 6 खबरें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो महीने में वही खबरें जो है आपके 300, 350 तक पहुंच जाती है ना। तो वो एक महीने का जो है आपका 300 क्वेश्चन का डेटा होता है और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इस चीज से टैकल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप डेली बेसिस पे जो है आप करंट अफेयर पढ़ना सीखें, है ना। और इससे आपका क्या होगा, नॉलेज है वो भी आपका एनहेंस होगा, आपकी जो रुचि है जीके की तरफ वो भी जो है आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। आपको जीके समझ में आएगा, आपको हिस्ट्री समझ में आएगा, आपको जियोग्राफी समझ में आएगा, आपको इकोनॉमी समझ में आएगा, पॉलिटिक्स समझ में आएगी, ठीक है। सारे सब्जेक्ट जो है आपको समझ में आएंगे अगर आपने खबरों को पढ़ना सीख लिया। और सबसे बड़ी बात है कि क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, जानने की इच्छा और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। और जाते जाता
सब्सक्राइब करते हुए भी चले जाना। चलिए फिर आज का सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।